सो हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम आपका पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें से हर साल 3-4 क्वेश्चन नीट में पक्का है और एक बार कंसेप्ट समझ गए तो इजी है, टफ नहीं है कोई भी चीज़। क्या क्या डाटा है, दिमाग में रखना है, कैसे क्या रखना है, सब पढ़ा दूंगा। उसके अलावा मैंने कॉपीज में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का अलावा है। लेके बैठा है मैं कॉपी आउट ऑफ द पीपीटी। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेल। जब भी हम सेल का बात करते हैं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पढ़ते आ रहे हो कि नहीं। स्ट्रक्चरल मतलब सेल का मतलब क्या, देखिए सेल में क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और फिर सेल के अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म होता है जहाँ आपका रिएक्शन चलता है सारा, ठीक है। फिर यहाँ में ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सारा फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म करता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। आज मेरे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, व्हाई, ऑल बिकॉज सेल्स प्रोवाइड मेरे बॉडी को माइटोसिस करके डिवाइड किया है, तभी तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में रेडी होकर बैठा हूँ, सेल्स है, ठीक है। तो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जो एक से ज्यादा सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। अब हमारे बॉडी में जैसे ब्रीदिंग करने के लिए एल्वियोली होता है लंग्स का, सर्कुलेशन के लिए आपका हार्ट है, पंप करता है, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, ठीक है। हमारे बॉडी में सारा फंक्शन हो रहा है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी तो सारा पंप फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन का हो, चाहे रेस्पिरेशन का हो, चाहे तुम्हारा डाइजेशन का हो, सारा काम तो इसमें भी होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। इसमें थोड़ी ऐसा डिपेंडेंट है कि नहीं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से आएगा तो ही होने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, एक ही सेल इनका सारा काम करेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर इंडिपेंडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो a cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism, ठीक है। हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया, व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टर एंड नॉट, ठीक है। तो उसमें आता है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड ऑल दिस। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। स्टार्ट करने से पहले 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया, क्या, फर्स्ट सेल किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था, डेट वाज कॉर्क सेल। अब कॉर्क सेल क्या था, देखो समझ में नहीं आएगा अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा या नहीं देखा है। तो कॉर्क सेल क्या होता है, जब आपका कैम्बियम रिंग डेवलप होना चालू होता है ना, तो आपका कुछ पेरेन्काइमेटस सेल में एक्टिविटी होके फेलोजेन बन जाता है, फेलोजेन। और वो फेलोजेन आपका दोनों तरफ डिवाइड करने लग जाता है, ऊपर की ओर जो डिवाइड करता है उसे हम कॉर्क सेल कहते हैं, ठीक है। जो कि फादर डिवाइड होते थे जाके आपका एपिडर्मिस को तोड़ के बर्क में होल बना देता है, लेंटिसेल्स। सो सब एनाटॉमी का बात है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्क सेल को समझना है तो मेरा एनाटॉमी का वीडियो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी बस इतना दिमाग में रख लो कि रॉबर्ट हुक साहब ने फर्स्ट सेल देखा था, वो भी डेड सेल, डेट इज कॉर्क सेल, ठीक है। एंटन वॉन लीवेनहुक साहब ने सबसे पहला लाइव सेल ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। सबसे फर्स्ट सेल कौन, तो रॉबर्ट हुक। कॉर्क सेल डेड सेल था, वो डेड सेल्स होता है। और लाइव सेल सबसे फर्स्ट किसने, तो एंटन वॉन लीवेनहुक। और एक साइंटिस्ट नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन, बाद में मिलेगा ही। ये साहब ने, ब्राउन का लास्ट में एन आ रहा है ना, तो याद रख लेना, इन्होंने न्यूक्लियस देखा था, ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट ब्राउन। तो ये 3 नाम याद रख लेना। और बाद में इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज तो हमको सारा स्ट्रक्चर डिटेल्स में मिल जाता है। आज मेरा एक सेल जो मेरे को आंख से दिखाई नहीं देता है, उसको मैं 5 लाख टाइम जूम कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। 5 लाख बार जूम किया जा सकता है, सोचो तो सेल का क्या नहीं दिख जाएगा, इमेजिन, इतना डेवलप हो चुका है, ठीक है। सो नाउ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, दैट इज मैल्थियस स्क्लेडन साहब, स्क्लेडन में डी आ रहा है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, पता चलेगा। इन 1838 इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड स्क्लेडन साहब वे जर्मन बोटानिस्ट। ये जर्मन बोटानिस्ट थे। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कौन जूलॉजिस्ट है, कौन बोटानिस्ट है, एक बार नीट में, यह याद नहीं मेरे को। सो देखो,
बी का अपोजिट क्या है डी, तो स्क्लेडन का डी से याद रख लेना ये बोटानिस्ट है। तो जो स्क्वान साहब थे ये क्या हो जाएंगे, ये जूलॉजिस्ट है, याद रख लेना ये चीज, ठीक है। तो स्क्लेडन साहब ने देखा कि प्लांट में बहुत सारा सेल का कंपोज होते हैं प्लांट्स, और स्क्वान साहब जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि सेल में एक बाहर में से एक मेम्ब्रेन होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है एनिमल सेल में। फिर उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और एक लेयर मिलता है और उसे उन्होंने कहा सेल वॉल। तो बेसिकली स्क्वान साहब ही पहले थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्लांट में ऑब्जर्व किए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इन्होंने हाइपोथेसिस किया, प्रपोज किया, मतलब बताया कि एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेल से बहुत सारा मिलकर एनिमल्स और प्लांट बना हुआ है, बट ये लोग ये नहीं बता पाए कि नया सेल बनता कैसे है। और यही बताया कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, दोनों मिलकर, और इसी को इन्होंने सेल थ्योरी बोला। बट ये नहीं बता पाए कि नया सेल आता कहां से है। आज हमको पता है कि एक अगर सेल है तो ये अपने आप को डिवाइड कर लेगा, एक से 2 कॉपी बना लेगा। तो नया सेल आया कहां से, प्री एग्जिस्टिंग, पहले वाले से सेल से डिवीजन करके आया या रिप्रोडक्शन करके आया। बट उस समय ये नहीं बता पाए सेल थ्योरी में। तो हमारे और एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ भार्चो साहब, इन ईयर 1855, वो 1839, 1838, और ये 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रूडोल्फ भार्चो साहब ने, और बताया कि जो न्यू सेल है ना, ये डटर सेल, न्यू सेल, दे कम फ्रॉम दिस प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि न्यू सेल आता है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। और इसको इन्होंने अपने भाषा में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, that is he modified this cell theory and he said that all living organisms are composed of cells and products of cell, जो कि पहले स्केलेटन स्क्वान ने कहा। इन्होंने मॉडिफाई किया कि all cell arise from pre-existing cell, तो इन्होंने बता दिया कि न्यू सेल कहां से आता है, हमारे ये चचा, ठीक है, रूडोल्फ भार्चो चाचा। पता नहीं पहले के साइंटिस्ट सब ऐसे क्यों थे, दाढ़ी ओढ़ी रखना, नो। आज आप लोग देखते हो आज का ट्रेंडिंग है दाढ़ी रखना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे चाचा लोग पहले ही दाढ़ी रखते थे इतना, सो हैंडसम, सी हिम। सो इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। आई होप सेल थ्योरी क्लियर हो गया अभी, ठीक है। ना बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल का। तो सेल में होता क्या, ये सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये हो गया साइटोप्लाज्म, जहां सारा रिएक्शन होने वाला है सेल का। न्यूक्लियस के अंदर में होता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर में होता है आपका डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और कुछ प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स का डिफरेंस अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में, तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, एब्सेंट, बट यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और प्रोकैरियोटिक्स में आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब एब्सेंट रहता है, पर यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। यहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहता है। दोनों में एक ही चीज, प्रोकैरियोटिक्स में कुछ अगर प्रेजेंट है तो वो होता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा चीज है जो आपका प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों में रहेगा, बट उसमें भी चक्कर है। प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम रहता है वो 70S का रहता है, और यूकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम रहता है वो 80S का रहता है। ये एस क्या है, 80 क्या है, सब पता चलेगा थोड़ी देर बाद में, डोंट वरी, ठीक है। याद रख लो बस अभी कि प्रोकैरियोटिक्स में 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक्स में 80S बट रहता है। एंड दिस राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। आरबीसीएन एक ट्रिक है, याद रख लेना, आरबीसीएन। आर से क्या है आपका राइबोसोम, आप लोग लिख लेना। बी से है आपका बेसल बॉडी, सी से आपका सेंट्रियोल, एन से है आपका न्यूक्लियोलस। क्या है सब एट द एंड तक वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी बस याद रख लेना, आरबीसीएन दैट इज राइबोसोम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस, दिस आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, स्ट्रिक को लिख लेना, ठीक है। सो सारा सेल का पास साइटोप्लाज्म होगा ही, साइटोप्लाज्म के एक्सचेंज में फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, जेली की तरह होता है, जहां सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शन ओकर। ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म का जो भी रिएक्शन होता है सब कहां में होता है आपका, एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए हम इसे मेन एरिना ऑफ सेलुलर रिएक्शन कहते हैं। और यही हमको बताते हैं कि सेल एक लिविंग स्टेट में है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर। फिर सब ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, सारा सेल सब में राइबोसोम रहेगा जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है।
बस फर्क इतना है कि प्रोकैरियोटिक्स में 70s राइबोसोम है, यूकैरियोटिक्स में 80s। फिर ये 70s राइबोसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और ये 70s राइबोसोम ही आपका क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है, आगे पता चलेगा, ये डोंट वरी। एंड द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दे में वेराई इन शेप साइज, ठीक है, अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें सबसे स्मॉलेस्ट सेल वॉल का है आपका माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे लार्जेस्ट सेल सिंगल सेल क्या है तो आपका ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, गैमेट ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल क्या है तो पता ही है, लॉन्गेस्ट सेल क्या आपका नर्व सेल है। और बैक्टीरिया का साइज, ठीक है, अलग अलग वेराई करता है, बैक्टीरिया में मोनेरा आ जाता है, सब आ जाता है इसमें, ठीक है, तो इनका साइज वेराई करता है। ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर याद रख लीजिएगा 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ह्यूमन आरबीसी का, जो राउंड और बाइकॉन्केव शेप होते हैं, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर, ये ध्यान रख लेना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि मैंने बोला, बेस्ड ऑन द फंक्शन द शेप ऑफ द सेल में भी डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल, कोलुमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर। ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार का सेल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बढ़िया से बता के रखा हुआ वन शॉट में विद हैंड रिटन नोट्स, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके देख सकते हो, नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अलग अलग हो सकते हैं यार, जैसे नर्व सेल देखो काफी लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है। ह्यूमन आरबीसी देखो तो बाइकॉन्केव शेप होता है, ठीक है, कोलुमनर टाइप के सेल्स होते हैं। तो सेल्स का सेल कौन सा लोकेशन में और क्या फंक्शन है उसके बेसिस में अलग अलग शेप हो सकता है सेल का। एंड सेल आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। एक बेसिक डिफरेंस बता दिया, अभी हम बस डिटेल्स में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स को एंड देन यूकैरियोटिक सेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा क्या, मैं कॉपी से देख लेता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ तो अब नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिली जाएगा चीज, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं छूटा है, चलो बढ़िया है, सब इंक्लूडेड है ना। प्रोकैरियोटिक सेल बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब क्या आ जाएगा, सारा का सारा मोनेरा का है, मोनेरा किंगडम के सब आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स इनका कोई भी नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और ना ही कोई ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन होगा। एक ही इसमें रहता है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी कौन सा टाइप का है, 70s राइबोसोम रहता है, ठीक है। नाउ दे इंक्लूड मोनेरा का सारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइक्रोप्लाज्मा का भी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा का तो आपका सेल वॉल भी नहीं होता, बैक्टीरिया का तो होता है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है। इसको भी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ हैंड रिटन नोट्स, यह सब चीज करा हुआ है, आप बस जाके ढूंढ लेना है आपको लिंक में जाके, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली they are generally smaller, prokaryotic smaller होता है and they divide more rapidly than eukaryotic cell and their shape and size में vary, ठीक है। बैक्टीरिया बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो 4 टाइप के होते हैं। अगर रोड लाइक हुए तो उसका बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेसिलस, अगर स्फेरिकल हुए ऐसा गोल गोल एरा तो उसे हम कहते हैं कोकस, अगर कोमा शेप हुए एरा, कोमा जैसे ए लिखते हैं ना, ए कोमा बी, अगर कोमा शेप रहता आप बोलोगे विब्रियो, अगर स्पाइरल रहा तो आप क्या बोलोगे बैक्टीरिया को स्पाइरिलियम, ठीक है, याद रख लेना कौन सा शेप को क्या नाम होता है। रोड होने से बेसिलस, स्फेरिकल होने से कोकस, कॉमा होने से विब्रियो, स्पाइरल होने से स्पाइरिलियम। नाउ अभी हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ये सब चीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे हम कि सेल एनवेलप क्या होता है, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर्स, न्यूक्लियोइड, ठीक है। बैक्टीरिया का वेल डिफाइंड देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इस तरीके से नहीं रहता, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेकेड पड़ा रहता है, और जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक्स हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है, या जिनोफोर भी कहते हैं हम, ठीक है। फिर इनका देखेंगे, अभी नेक्स्ट में ही देखेंगे सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सेल एनवेलप से, ठीक है, स्टार्टिंग विद द सेल एनवेलप। तो बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप होता है वो काफी प्रोटेक्टिंग कवरिंग से ढका होता है, 3 लेयर से ढका होता है इसका सेल एनवेलप, ठीक है। सबसे अंदर में ये फिगर में देखिए ग्रीन कलर वाला होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका बाद में और एक लेयर होता है दैट इज सेल वॉल होगा, उसके अलावा भी इसका पास और एक लेयर होता है बाहर में प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। सो ये 3 लेयर से टाइटली बाउंड होता है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले, फिर डिफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाए बैक्टीरिया को, ठीक है, डैमेज इजीली ना हो पाए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है क्या, ग्लाइकोकेलिक्स, उसका बाद सेल वॉल, एंड इनर मोस्ट लेयर क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये ग्लाइकोकेलिक्स अगर लूजली अरेंज है, ठीक है, इसका कंपोजिशन और थिकनेस वेराई करता है ये आउटर लेयर का, ग्लाइकोकेलिक्स का। अगर ये लूजली अरेंज है तो उस समय हम इसे कहते हैं आपका स्लाइम लेयर, ठीक है। और ग्लाइकोकेलिक्स अगर टफ है, मतलब थिक एंड टफ है, तो उस समय हम इसे कहते हैं कैप्सूल। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ते चलेंगे। अभी सेल एनवेलप का बात कर रहे हैं। तो देखिए, ग्लाइकोकेलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसका कंपोजिशन एंड थिकनेस वेराई करता है अलग अलग बैक्टीरिया में। इट में भी स्लाइम लेयर, अगर लूज सीट रहते हैं तो स्लाइम लेयर होगा ग्लाइकोकेलिक्स का, और ग्लाइकोकेलिक्स अगर थिक और टफ होगा और कोई बैक्टीरिया में होता है तब उसे कहेंगे कैप्सूल। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका सेल वॉल, जो कि मिडिल लेयर होता है। सारा यूकैरियोटिक्स में दिखाई देगा ये, सॉरी प्रोकैरियोटिक्स में दिखाई देगा। वैसे यूकैरियोटिक्स में सेल वॉल आपका प्लांट में दिखाई देता है कि नहीं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्रोकैरियोटिक्स में मोनेरा बैक्टीरिया में ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, दैट इज अमीनो एसिड और पॉलीसैकेराइड का पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, ठीक है। और काम क्या होता है इसका, तो ये शेप प्रोवाइड करता है सेल वॉल। ऑब्वियसली सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि बैक्टीरिया कोलैप्स या बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। टफ होता है सेल वॉल। एंड द इनर मोस्ट लेयर क्या होगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल इन नेचर होगा। प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबका एक ही होता है, ठीक है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, ठीक है। जो सेल एनवेलप हो गया, देखिए बढ़िया से। नाउ अब आपका ये सेल एनवेलप ग्राम स्टेनिंग को रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं, उसके विशेष में बैक्टीरिया दो प्रकार का है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बुक में इतना ही देकर रखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स में मैं आफ्टर दिस चैप्टर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल्स में इसके बारे में। सो देखिए, ये बेसिकली ऐसा होता है कि पहले हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन देते हैं। कौन सा बैक्टीरिया वो स्टेन को ले पाता है कि नहीं, जो ले लेगा उसको हम काउंटर स्टेन करके फिर से देखते हैं और वाश कर देते हैं। तब जो ले पाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। और जो नहीं लेते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। सो मुझे पता है सर का ऊपर से गया हुआ है, बस याद रख लेना। ग्राम पॉजिटिव का एक एग्जांपल याद रख लेना, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, और ग्राम नेगेटिव का याद रख लेना इकोलाई बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव है। डिटेल्स में मैं इसका बाद एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर में, ठीक है। इस चैप्टर में है नहीं, डिटेल्स में फिर भी बना दूंगा मैं, क्लियर है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव अभी इतना ही समझ के रखना कि ग्राम पॉजिटिव मतलब जो स्टेन लेगा और रिटेन करते हैं, और ग्राम नेगेटिव मतलब स्टेन दैट इज नहीं रिटेन कर पाता है, क्लियर है। नाउ मेसोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर्स। देखिए मेसोसोम्स क्या है, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा, ये सेल वाले पकड़ लीजिए सपोज बैक्टीरिया का, ठीक है। सब बैक्टीरिया का अंदर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये इनफोल्डिंग मारता है इस तरीके से अंदर की ओर, इस तरीके से। तो ये इनफोल्डिंग जो मारता है इसी को हम कहते हैं मेसोसोम्स। और मेसोसोम्स का बैक्टीरिया में बहुत प्रोकैरियोटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना प्रोकैरियोटिक्स में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस भी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का तरह ही काम करता है यहाँ, ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज। और ये मेसोसोम्स अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। दे इंक्लूड वेसिकल्स, ऐसा वेसल्स का फॉर्म में बना सकते हैं, इस तरीके से इनफोल्डिंग मार सकते हैं, या फिर सॉरी नॉट दिस वेसल्स, क्या होगा इस तरीके से होगा ना वेसल्स जो दिखा के रखा है फिगर में, या फिर ये ट्यूबुल्स का फॉर्म में आपका ऐसा बना सकते हैं, इनफोल्डिंग मार सकते हैं, या फिर लेमिने के फॉर्म में इस तरीके से करके लेमिने के फॉर्म में आपका इनफोल्डिंग मार सकते हैं। Now, what are mesosomes? So it is formed by the infoldings of the क्या plasma membrane in eukaryotes, और it can be in different form like vesicle, tubules and lamellae form, ठीक है। अब फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये मेसोसोम्स, ठीक है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया का। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। फॉर रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन, जैसे कि मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन में भी। प्लस ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और एंजाइमेटिक कंटेंट का। जब भी एंजाइमेटिक कंटेंट होगा, अब फोल्डिंग मारते हो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही ना भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा मेसोसोम्स। और सिमिलर प्रकार का इनफोल्डिंग्स मारता है आपका साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। सिमिलर प्रकार का मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग मारता है आपका साइनोबैक्टीरिया में, बट यहाँ में ये इनफोल्डिंग्स क्या करते हैं, कुछ पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, और इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, ठीक है।
तो C4 क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया, इसमें होता है, याद रखिएगा। तो साइनोबैक्टीरिया में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका इनफोल्डिंग मारता है, ठीक है, बट वो इनफोल्डिंग में आपका क्या कंटेन रहेगा, पिगमेंट्स, और ये किस में दिखता है, साइनोबैक्टीरिया में दिखता है। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है। नाउ न्यूक्लियोइडेस, मैंने बोला कि बैक्टीरिया का उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया के पास, ये जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के पास आपका इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरीके से बहुत सारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, अपार्ट फ्रॉम देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अलावा ऐसा कुछ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और ये प्लाज्मिड इस तरीके से सपोज है, इसका रोल आपको क्लास 12 में बायोटेक्नोलॉजी में और बढ़िया से पता चलेगा। तो प्लाज्मिड के पास डीएनए का, प्लाज्मिड का डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, इसमें काफी जो डीएनए का जीन वाला रीजन होता है यहाँ में, ठीक है, इसका प्लाज्मिड का पास काफी जीन होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर पाएगा। तो सपोज ये अगर मैंने कल्चर डिश में ये बैक्टीरिया एक पूरा ये प्लाज्मिड समझो ये बैक्टीरिया में है, और ये बैक्टीरिया को मैंने यहाँ डाला, और यहाँ पकड़ लो मैंने एक एंटीबायोटिक दे दिया, एम्पीसिलिन। क्या? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक दिया, तो नियम से एंटीबायोटिक से तो बैक्टीरिया मरना चाहिए कि नहीं? बट अगर इस बैक्टीरिया के पास यहाँ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, वो भी किसके लिए? एम्पीसिलिन के लिए। सपोज एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट अगर जीन है, तो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ सर्वाइव कर जाएगा ये एंटीबायोटिक में। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाला जीन है, तो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। सो मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द, दैट मींस जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, एंड इट गिव्स सम यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कभी-कभी एंटीबायोटिक से नहीं मरते ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लाज्मिड। यहाँ में आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंट होता है। अब एक चीज बता रहा हूं, देखिए, जब आपको डॉक्टर 30 डेज का एंटीबायोटिक का डोज देता है, या 20 डेज का देता है, या 10 डेज का एंटीबायोटिक का डोज देता है कि आप ये खाइए, कोर्स कीजिए, तो बेसिकली पेशेंट्स क्या करते हैं? 30 डेज का दिया हुआ है सपोज, तो 10 दिन खाते हैं, अरे भाई मेरा तो शरीर ठीक हो गया, मेरे को लगता है आई एम ऑल राइट। पर डॉक्टर 30 डेज का दिया है, मतलब डॉक्टर को पता है कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को 30 डेज देने से ही वो पूरा खत्म होगा, पर आप 10 दिन में खा के आपको थोड़ा अच्छा लगने लग गया, आप छोड़ देते हो वो एंटीबायोटिक, ठीक है, पर बैक्टीरिया आपके शरीर में है। तो बैक्टीरिया समय के साथ क्या करता है, कुछ दिन में, विद इन वीक 2 वीक्स में आपका बॉडी में समय के साथ वो उसका जीन म्यूटेशन होकर इवॉल्व हो जाएगा, और उसका ये प्लाज्मिड में आप जो एंटीबायोटिक खा रहे थे ना, उसके रेजिस्टेंट वाला जीन बन जाएगा, अगर आपने कंटिन्यूअस नहीं खाए तो फिर से आपको ये बीमार होने लगेगा बैक्टीरिया से, जो भी हो रहा था, ठीक है। और ये जब होने लगेगा आपको, तब फिर डॉक्टर के पास जाओगे, तो उसके बाद वो डॉक्टर आपको अगर वो एंटीबायोटिक फिर देता है, तो आपके शरीर में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में म्यूटेशन होके ये अडॉप्ट हो चुका है इस एंटीबायोटिक से। सो जब डॉक्टर एंटीबायोटिक का कोर्स जितना दिन का देता है वो ले लेना चाहिए, ठीक है, खुद मगजमारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एंटीबायोटिक, सॉरी मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल। ना फ्लैजिला क्या है बैक्टीरिया का? उसका सेल वॉल से आपका ओरिजिनेट होता है फ्लैजिला, ठीक है। सेल वॉल का इट इज ए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द मोटाइल बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला है, अगर फ्लैजिला नहीं है बैक्टीरिया में तो वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। और इनका नंबर और अरेंजमेंट वेरी करता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग होता है। फिलामेंट का बेसिकली 3 पार्ट होता है, जहां से वो ओरिजिनेट करते हैं, सेल जो रीजन से आपका, उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या है ये चीज? सेंट्रियोल में पता चलेगा, ठीक है, बेसल बॉडी। फिर जो चीज से अटैचमेंट होते हैं, जो पार्ट से, उसे हम कहते हैं हुक, और ये जो लंबा पार्ट जो मूवमेंट में हेल्प करता है मोटिलिटी में, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो 3 पार्ट होता है, एंड फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। सो फ्लैजिलम का 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होता है, एंड फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड एरिया, और आराम से बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? एंड
पिलियन फिमरी, सब प्रोकैरियोटिक सेल का ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दिख रहे हो ना प्रोकैरियोटिक सेल, पिलियन फिमरी। और पाइली क्या था, ऑलरेडी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया है कि ये दो बैक्टीरिया है, इसमें प्लाज्मिड है अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक डीएनए, और सपोज इसमें प्लाज्मिड नहीं है तो उनके बीच में एक रास्ता बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्स पिलाई या पिली, ताकि ये इसमें से प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड जाए, डुप्लीकेट करके यहाँ भी चला जाए, तो एक रास्ता बना देता है सेक्स पिली, ठीक है। और फिमरी क्या होता है, ये बैक्टीरिया है तो पूरा बॉडी में बैक्टीरिया का छोटा 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 एक्सटेंशन निकल जाएगा, आउटग्रोथ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्पेशल प्रोटीन का बनता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बाहर। सो पिलाई और ये आपका फिमरी, ध्यान रखना कभी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है, दिखाई दे रहा है, लोकोमोशन में हेल्प करता है आपका फ्लैजिला। सो पिलाई एंड फिमरी दे आर द सरफेस स्ट्रक्चर दैट हैव नो रोल इन मोटिलिटी, कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में। पिलाई जो होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक स्पेशल प्रोटीन का बनता है, पिनिन प्रोटीन, और फिमरी ब्रिस्टल लाइक फाइबर होता है, देखो पूरा बॉडी से निकलता है, उसका बैक्टीरियल सेल का निकलता है, ठीक है। एंड काम क्या होता है पिली और फिमरी का, ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट में प्रोवाइड करते हैं, जैसे रॉक्स, ठीक है, बैक्टीरिया अगर स्ट्रीम से गुजर रहे रॉक्स में या होस्ट टिश्यू में, तो ये फिमरी जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करता है, एडेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और सेक्स पिलाई जो होता है आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आई होप क्लियर होगा ये चीज, पिली और फिमरी क्लियर है, वन बाय वन पढ़ते चल जाए। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम, ऑलरेडी बता दिया है, पहले तो इसका साइज देख लो, 15 से 20 नैनोमीटर होता है साइज में, ठीक है। एंड यहाँ में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, क्या 70S राइबोसोम होता है, और ये 70S आपका 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50S एंड 30S। तो ये S क्या है, ये S जो है स्प्रेडबर्ग यूनिट है, क्या स्प्रेडबर्ग यूनिट, या फिर इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, मैं यही समझा दे रहा हूँ, बाद में उतना नहीं बताऊंगा। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब क्या है, देखो कि ये वाला 70S राइबोसोम को आप जब टेस्ट ट्यूब में सेंट्रिफिकेशन करोगे ना, तो इसका 2 पार्ट बन जाता है, एक पार्ट जो है आपका नीचे में चला जाता है, हेवी वाला पार्ट, और एक थोड़ा हल्का पार्ट है, थोड़ा ऊपर में रहता है। तो एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, भाई वेट के हिसाब से कितना सेडिमेंट हुआ। सो जो नीचे चला जाता है उसका एक मेजरमेंट लिया जाता है जब स्प्रेडबर्ग यूनिट में, तो उसका एक आइडिया मतलब मेजरमेंट दिया जाता है कि वो 50S है, उसका यूनिट जो है 50S दे दिया जाता है, जैसे किलोग्राम होता है ना, वैसे ही राइबोसोम का यूनिट है स्प्रेडबर्ग। और ऊपर में जो हल्का था वो देखा गया 30S, 30 मिला उसका वेट, मतलब एस में स्प्रेडबर्ग यूनिट में 30 मिला और नीचे वाले का 50 मिला, और ये दोनों मिलकर आपका क्या बना रहा है 70S राइबोसोम। तो वही बात हो रहा है आपका, ठीक है। और 30S स्मॉल सब यूनिट लार्जर 50 वाले के साथ मिलकर आपका 70S राइबोसोम बनाता है। तो कैसे याद रखोगे, तो 70 ओडे 50 ओडे 30 ओडे, ये प्रोकैरियोटिक्स का बात हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी यही होता है। और हमारे में राइबोसोम कौन होता है आपका 80S होता है, क्या मैं यही लिख दे रहा हूँ 80S। और ये भी 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक छोटा कंपोनेंट जो होता है 40S और एक बड़ा कंपोनेंट जो होता है 60S, ठीक है। तो 80 इवन है, 40 और 60 इवन है, तो ऐसे याद रख सकते हो। ये राइबोसोम जो 80S यूकैरियोटिक्स में होता है, उसका सब कंपोनेंट क्या है 40 एंड 60S, क्लियर है। और प्रोकैरियोटिक्स में 70S है, प्रोकैरियोटिक्स में 50 और 30 सब यूनिट से बनता है, 70S हम उसे कहते हैं, ठीक है। सो इसका प्लस होकर नहीं बनता ये, ठीक है, 50 30 जो 80 होता है ना, प्लस होकर नहीं बनता, तो ऑड से आप याद रख सकते हो, ऑड है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या, देखो कुछ चीज और बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज मतलब डिटेल्स में बातें बता रहा हूँ। आप लोग नीट का कैंडिडेट हो तो आप लोगों को पता ही होगा बहुत चीज। देखिए ये डीएनए है, सपोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पकड़िए, सपोज सी दिस, ठीक है। सो ये डीएनए का आपका, इस डीएनए से आपका क्या होने वाला है, इस डीएनए का फंक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं, आपका जीन कहते हैं। डीएनए का फंक्शनल पार्ट को जीन, व्हाट फंक्शनल पार्ट, जो डीएनए आपका एमआरएनए बनाएगा, मतलब आरएनए बनाएगा, जो डीएनए का पोर्शन से आरएनए बनता है उसे हम जीन कहते हैं, और एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, क्या प्रोटीन। डीएनए से आपका एमआरएनए बनाने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डिटेल्स में 12th में पढ़ोगे। और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। सो देखो अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक जीन से आपका एमआरएनए इस तरीके से बनेगा, कलर चेंज करता हूं, एमआरएनए इस तरीके से बनेगा डीएनए से, सपोज सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गया, और ये एमआरएनए से आपका फिर एमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनेगा।
और डीएनए का ये पार्ट जो एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, नॉट एमिनो एसिड, एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ये डीएनए का पार्ट फॉर्म करता है सिस्ट्रॉन। क्या? सिस्ट्रॉन। बहुत सारा चीज नया मिल रहा है। सिस्ट्रॉन मतलब क्या? लिख लेना, पार्ट ऑफ डीएनए डेट कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन हो गया। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, ये एमिनो एसिड 1 है, ये एमिनो एसिड 2 है, आपस में जुड़े हुए बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो हमारे बॉडी में एक डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एक सिंगल एमआरएनए से सिंगल प्रोटीन बनेगा। बट बैक्टीरिया में और हमारा बॉडी में ये ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इसको नोट डाउन कर लो, मैं रब करूंगा अभी। ठीक है, जगह नहीं हो रहा है, या फिर यही समझा देता हूं। देखो, ये हमारा बॉडी का बात कर रहा हूं, पर बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। सो बैक्टीरिया में क्या होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये सपोज उसका सिस्टोन का पार्ट है। ठीक है, तो यहां से आपका बनेगा, बनते रहेगा। देखो एमआरएनए बन रहा है, सपोज एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनते जा रहे बैक्टीरिया में भी। पर बैक्टीरिया में एमआरएनए कंप्लीट हुआ नहीं कि वहां राइबोसोम का दोनों सब यूनिट आके बहुत सारा लग जाएगा इस तरीके से। और ये राइबोसोम लगा तो यहां से एक प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन 1 पकड़ लो। यहां से आपका सेकंड प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन 2। यहां से आपका थर्ड प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन 3 पकड़ लो। ठीक है, तो हमारे में देखो आपका एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बनना था, क्योंकि सिंगल राइबोसोम आकर लगेगा। बट बैक्टीरिया में एक ही एमआरएनए जहां जो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया है। इसलिए हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड। और उस एमआरएनए में बहुत सारा राइबोसोम आकर लग जाते हैं, तो अलग अलग प्रोटीन बनाने लग जाते हैं। तो सिंगल डीएनए से देखो अलग अलग प्रोटीन बन रहा है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टोन होता है ना, ये हम मोनोसिस्टोनिक है, क्योंकि एक ही प्रोटीन बन रहा है। पर बैक्टीरिया में 2-3 प्रोटीन बन जाता है, इसलिए बैक्टीरिया का जो जीन होता है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन। मिलेगा सभी जेनेटिक्स में, अभी बस समझ लो, पॉलीसिस्टोनिक जीन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर एमआरएनए में जहां बहुत सारा राइबोसोम लगा हुआ है, इसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, सो यही था सारा कॉन्सेप्ट। इतना है नहीं बुक में, जस्ट बता दिया आपको। ठीक है, सो राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, प्रोकैरियोट्स का केस में टू फॉर्म ए चेन ऑफ, ये चेन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, और जिसे अलग अलग प्रोटीन एमआरएनए से बनते रहेगा। तो इसलिए प्रोकैरियोट्स का जो बैक्टीरिया का सिस्टोन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहते हैं। ना इंक्लूजन बॉडीज, पता हो रहा है कुछ बॉडीज होगा अंदर में, इंक्लूजन मतलब अंदर की ओर में होगा। ठीक है, so these are non-membranous stores reserved materials in freely in the cytoplasm of prokaryotic cell। prokaryotic cell में काफी साइटोप्लाज्म में फ्रीली कुछ बॉडीज हमको दिखाई देता है, जिसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं, जो कि स्टोर करके रखेगा रिजर्व मटेरियल्स। जैसे फॉस्फेट स्टोर करके रखेगा जो ग्रेन्यूल्स, उसे हम जो बॉडीज उसे हम कहेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो स्टार्च को स्टोर करेगा, और गैस वैक्यूल होता है। गैस वैक्यूल आपका ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, बुयेंसी प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा किस में मिलता है और क्या काम है, गैस वैक्यूल। ठीक है, तो ये सब इंक्लूजन बॉडीज हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिल ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल। क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज योर इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर है? सो इसी के साथ हम लोग का होता है प्रोकैरियोटिक सेल का समाप्त। ऑलराइट, अब स्टार्ट करेंगे हम अपना वाली बात। ठीक है, ये तो मेरा वाला गाना है, डेट इज यूकैरियोटिक सेल। बहुत ईजी है भाई, दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स, ऑलरेडी हमारे बारे में आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। क्या होता है हमारे में, हम लोग में वेल मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स होता है, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, यूकैरियोटिक्स में सब मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, सो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में अगर मेम्ब्रेन लगे तो ये साइटोप्लाज्म में हमको पता चल गया, और इसका अंदर में जो होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया भाई। ठीक है, हम यूकैरियोटिक सेल में काफी साइटोप्लाज्म में ऐसा, साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं कुछ, जो सेल को शेप, स्ट्रक्चर, मोटिलिटी में प्रोवाइड करता है अंदर ही अंदर। और ये प्रोटीन फिलामेंट जो साइटोप्लाज्म में है, इसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या? साइटोस्केलेटन, जो कि बाद में पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में बाद में। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, वो अल्टीमेटली क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से क्रोमोसोम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी थोड़ी बाद में, डोंट वरी।
ठीक है। हाँ, सो हमारे में भी इस चीज को अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, हमारे में नहीं, यूकेरियोटिक सेल में बेसिकली। प्लांट सेल भी तो यूकेरियोटिक है ना, फंजाई भी तो। साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रोजोम में 9+0 अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये फिगर देके रखा है, देखो क्या है, किसका फिगर है, प्लांट ना एनिमल सेल का ये फिगर है। देखो प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल देके रखा है, तो ऑब्वियसली प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, सपोज, और ऐसा हाँ कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, मैं ऐसा बना रहा हूं, और ये भी एक प्लांट सेल है। उनके बीच में अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है, तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग प्लांट सेल, ठीक है। फिर देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, साइटोस्केल, वो आपका साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस, वैक्यूल होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट में, 90% एरिया तक कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस जो है थोड़ा पेरीफेरी की ओर में होता है। पेरोक्सिजम होता है, ये माइक्रोबॉडी से, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही। तो ये सब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये बस फिगर दे के रखा है, और ये एनिमल सेल का फिगर दे के रखा है। देखो भाई यहाँ सेल वाल नहीं है तो एनिमल सेल है, सेंट्रियोल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के साथ। बहुत ईजी है सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो लिपिड बाइलेयर से बनता है। क्या है? लिपिड बाइलेयर से। भाई वीडियो लंबा बन सकता है, बट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लिपिड बाइलेयर से बनता है, ठीक है। इस तरीके से लिपिड एरा, एक लेयर हो गया, इधर से भी आएगा एक लेयर, लिपिड बाइलेयर। ये हेड जो होता है, पोलर हेड, वो आउटर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा, और ये नॉन पोलर टेल होता है आपका, टेल, ये अंदर की ओर में होता है। क्योंकि नॉन पोलर है तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये नॉन पोलर टेल आपका हाइड्रोफोबिक होते हैं, फोबिक, वाटर है। सो बीच में रहते हैं, इधर से भी मेम्ब्रेन से कवर, नीचे से भी मेम्ब्रेन से कवर, अंदर में रहेंगे टेल्स, ताकि वाटर से प्रोटेक्शन मिले। पोलर हेड है तो उसको कोई इश्यू नहीं है, वो बाहर की ओर रहता है, वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और यहाँ प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। तो बेसिकली ये लिपिड बाइलेयर आपका बनता है फॉस्फोलिपिड से या फॉस्फोग्लिसराइड से, ठीक है। उसके अलावा ये मेम्ब्रेन, यही चीजें देखो, लिपिड बाइलेयर देखो, एक टेल बन रहा है, ये देखो, दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ में आपका प्रेजेंट रहते हैं काफी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी प्रेजेंट रहेगा, एंड कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को, अंदर की ओर प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से अंदर की ओर में रहता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो प्रोटीन दो प्रकार के प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई कोई प्रोटीन आपका सिर्फ सरफेस में प्रेजेंट होगा, इस तरीके से, या तो उधर सरफेस में या तो अंदर की ओर सरफेस में। सी पेरीफेरी में प्रेजेंट है तो इसका प्रोटीन को हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। क्या? पेरीफेरल प्रोटीन। फिगर समझ लो, लैंग्वेज समझ जाओगे। और कोई कोई प्रोटीन होता है जो या तो कंप्लीटली ब्यूरिड है, या तो हाफ ब्यूरिड है, या तो ऐसा हाफ ब्यूरिड होगा इस तरीके से, या फिर अंदर की इस तरफ से, या फिर ऐसा कंप्लीटली ब्यूरिड होगा। तो अंदर में तो है ना, तो इसको, ऐसा प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन। अब आप बताओ, सरफेस वाला प्रोटीन हमसे आराम से चला जाएगा, और अंदर में जो प्रोटीन है तो उसको निकालना, यहाँ में अगर अंदर में प्रोटीन है कुछ ऐसा सपोज, तो इसको निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन आपका इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर है? सो वही सब बातें देखो, अब समझ जाओगे आराम से। So chemical studies on human RBC shows that the cell membrane is composed of lipid bilayer, protein and carbohydrate। देखो प्रोटीन, शुगर सब दिखाई दे रहा है। लिपिड्स मेनली क्या? फॉस्फोग्लिसराइड, जिसका आउटर पोलर हेड होता है और इनर हाइड्रोफोबिक टेल होता है। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का होता है, क्यों अंदर में? ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट हो पाए दोनों तरफ से, ठीक है ना। ये प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होगा वो वेरी करता है अलग अलग सेल में। हमको आरबीसी का याद रखना है, आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, 40% आपका लिपिड्स होता है। ऐसा लिपिड्स 40% और 52% प्रोटीन होता है। क्यों? प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो काफी चैनल्स बनाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि आपका सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है काफी सिलेक्टिव होता है, ठीक है। सो देखेंगे उसको भी। सो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे कि नहीं। मेम्ब्रेन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन अंदर में, या तो पार्शियली या टोटली ब्यूरिड है मेम्ब्रेन में, ठीक है। एंड योर पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस में लाया होता है, जो कि आराम से रिमूव हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो
आफ्टर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में डिस्कवर हुआ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का एक बड़ी, देखिए इससे पहले सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा मॉडल था, सैंडविच मॉडल, अलग अलग मॉडल, ठीक है। सो सबसे अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है तो वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, याद रख लेना, ईयर 1972 में। क्या बोले ये, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड इन नेचर ऑफ लिपिड, भाई लिपिड सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड भी नहीं होता, तो क्वासी फ्लूइड ही होता है। लिपिड से घी देखो, घी देखते हो ना, वैसे टाइप का है ना। सो क्वासी फ्लूइड लिपिड का नेचर रहने का वजह से क्या होगा, इट एनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जैसे कि यहां में लिपिड बाइलेयर है सपोज, समझ लेना बस भाइयों। तो यहां में अगर एक प्रोटीन है सपोज, सॉरी, यहां में अगर ऐसा एक प्रोटीन है ना, तो इस प्रोटीन का ऐसा मूवमेंट हो सकता है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, लेटरल मूवमेंट होगा लिपिड बाइलेयर में। पर ये प्रोटीन आपका ऊपर से नीचे वाला में नहीं आएगा, ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। वर्टिकल मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि लिपिड का फ्लूइडी नेचर होता है, ठीक है। जिसके वजह से लगता है, जैसे कि देखो ये मॉडल देखो, यहाँ में लग रहा है ऐसा हलवा में किशमिश छिड़का हुआ है, देखो इस तरीके से मोजाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है काफी, नो डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए इसे कहा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, मतलब लिपिड का जो है फ्लूइडिटी होता है, इसकी वजह से प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है और देखने में मोजाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, देखो, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। यही प्रोटीन मूव कर रहा है लेटरली, ऑब्वियसली मतलब इसका फ्लूइड जैसा नेचर है लिपिड का, इसलिए इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन साहब ने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा गया। और फ्लूइड नेचर होना काफी जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, क्यों? तो अभी पता चलेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो पाए। अगर एक पत्थर ऐसा है, पत्थर है, तो पत्थर में आप ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? कुछ नहीं। फ्लूइड नेचर से आराम से अगर जाने वाला चीज है तो आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू द फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ। एक सेल है ये ग्रोथ होने वाला है, सो ऑब्वियसली फ्लूइड नेचर होगा तो ही तो ये ग्रो कर पाएगा, अगर एकदम टफ होगा तो कहां से ग्रो हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है फ्लूइड नेचर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, दूसरा के साथ जाकर जंक्शन बना सकता है अगर फ्लूइडिटी नेचर है तो फ्यूजन होके। सिक्रेशन में हेल्प करता है कुछ कुछ सब्सटेंस का, इस तरह से एक्सोसाइटोसिस करके ये सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से फ्यूजन करके एक्सोसाइटोसिस करके बाहर की ओर सब्सटेंस फेंक देता है। पत्थर टफ से थोड़ी फेंक देता है। एंडोसाइटोसिस करवाता है काफी चीज को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस तरह से अंदर की ओर ऐसा ले लेता है सब्सटेंस को, एंडोसाइटोसिस। एंड सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि सेल डिवीजन मतलब क्या, सेल को पहले सेल ग्रोथ होना पड़ेगा, बाद में सेल डिवाइड होगा, तो फ्लूइड नेचर होगा तो ही ना डिवाइड हो पाएगा, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। सो इसलिए फ्लूइड नेचर होना जरूरी है, प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए भी, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होता है ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। हर मेम्ब्रेन हर चीज को आर पार होने नहीं देता, ठीक है, सिलेक्टिवली ही आर पार होने देगा। उसके बेसिस में दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर एक्टिव तो यहाँ एटीपी इस्तेमाल होगा, याद रखना, और पैसिव में कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ कुछ सब्सटेंस अगर छोटा सब्सटेंस होंगे तो वो आराम से हायर कंसेंट्रेशन से मेम्ब्रेन को पार करके अगला पार चले जाएंगे लोअर कंसेंट्रेशन में, जब तक ग्रेडियंट बन नहीं जाता, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और यही चीज अगर वाटर हो जाता है, वाटर अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं सपोज, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हुआ तो। और वाटर मॉलिक्यूल आपका जा नहीं पाएगा सिंस ये नॉन पोलर पार्ट है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल को पार करने के लिए, पर डिफ्यूजन ही है, वाटर मॉलिक्यूल भी आपका हाई से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा, पर वाटर मॉलिक्यूल इससे पार नहीं कर पाएगा इसको इस तरीके से, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक टेल है, वाटर हेटिंग है, तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उसको फैसिलिटेट करेगा पार होने के लिए, तो उस प्रोटीन होता है जिसकी वजह से सब पार हो जाएगा आराम से डिफ्यूजन से वाटर। तो ऐसा वाले को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटी दे रहा है प्रोटीन, ठीक है। और कोई कोई लार्ज मॉलिक्यूल होगा जो आपका पार नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी एक प्रोटीन चैनल होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, बट कंडीशन क्या है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा एटीपी की मदद से, एंड दे कैन गो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो यहां में एक था, यहां में सपोज देखो कितना है, 7 है, तो अगर डिफ्यूजन होने से हाई से लो में जाता ना, बट अगर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, भाई इधर ज्यादा है और इधर ही अगर आना है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, डेट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। आई होप ये मैं समझ पाए हो, लैंग्वेज में अभी समझ जाओगे, ठीक है। सो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन,
दैट इज जो भी न्यूट्रल सॉल्यूट होगा आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा ये रहा, ठीक है। और ऑस्मोसिस, मोमेंट ऑफ वाटर, ये भी डिफ्यूजन से होगा हाई से लो, ठीक है, बट इसके लिए एक प्रोटीन होगा फैसिलिटेट करेगा, तो इसलिए हम इसे फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता नॉन पोलर बाइलेयर को, लिपिड बाइलेयर को, ये वाला को, ठीक है। सो उनके लिए मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन अगर वाटर करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एटीपी को इस्तेमाल करके। इसका एग्जांपल याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप, डिटेल्स में पढ़ा के रखा हुआ इसको वहां में आपका न्यूरल चैप्टर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। एग्जांपल याद रख लेना एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सोडियम पोटेशियम पंप, जहां एनर्जी को इस्तेमाल करके सोडियम और पोटेशियम को इन और आउट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल आपका फंगाई में होता है, प्लांट्स में होता है, ठीक है। सो इट इज ए नॉन लिविंग, ऑब्वियसली नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है प्लांट्स और फंगाई में। याद रखिएगा एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो बना रहता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये 4 कंपोनेंट से एल्गी का सेल वॉल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रख लेना कंपोजिशन। और अदर प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा एल्गी में क्या होता है, सेलुलोज, गैलेक्टोन, मेनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट्स में सिंपल है भाई, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से बनता है, याद रखना है कंपोजिशन, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए ये अगर एक प्लांट सेल है सपोज, पकड़ लो, तो इसका बाहर में जो लेयर होगा क्या होगा, सेल वॉल। सो पहले जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अभी भैया ये सेल जो है आपका ग्रो करेगा, दिस सेल हैज नाउ ग्रो लाइक दिस, जब ग्रो करेगा ना तो इसका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो लाए लाए ब्रेक डाउन होता है, डिमिनिश हो जाता है, और उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर में और दूसरा लेयर सेल वॉल का बना रहता है जब बड़ा होने लगता है, ग्रो होने लगता है। और सिंस प्राइमरी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गया और ये बना, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। यही बात बोल के रखा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, जो हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, जो यंग में रहता है सेल में, आर केपेबल ऑफ ग्रोथ। सो जैसे ही ग्रो होने लगता है तो उसका साइज डिमिनिश होने लगता है एज सेल मेच्योर, और सेकेंडरी वॉल एक बन जाता है ऑन द इनर साइड, दैट इज टुवर्ड द मेम्ब्रेन, ये वाला, और प्राइमरी वाला डिमिनिश हो जाता है। और ये रहा और एक सेल सपोज बन गया, सपोज देख लो यहाँ, तो उनके बीच में आपस में सीमेंटिंग कनेक्ट करके लगता है एक लेयर, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, मिडिल लेमिला, क्या मिडिल लेमिला। और ये बनता किससे मिडिल लेमिला, तो ये बनता है कैल्शियम पेक्टेट से, याद रख लेना कैल्शियम पेक्टेट। सो मिडिल लेमिला इस लेयर मेनली फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट पूछता है, और ये ग्लू करके रखता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ग्लू करके रखता है, ठीक है। एंड द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमिला मे बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल वॉल और मिडिल लेमिला के बीच में काफी बार कनेक्शन बन सकता है, ऐसा करके दोनों का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन सकता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सो देख रहे हो, टान बात नहीं, एक बार डायग्रामेटिकली समझ लो तो बात इजी हो जाता है। तो सेल वॉल का काम क्या है भैया, पता ही है, शेप प्रोवाइड करेगा सेल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, क्योंकि मेम्ब्रेन का बाहर है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, ये बैरियर का हिसाब से काम करता है ताकि अनडिचरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स अंदर ना आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक सिस्टम कब कहते हैं, जब एक चीज पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में एक तरीके से काम करता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को बोलते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, एक के बाद दूसरा ही होगा, दूसरा के बाद तीसरा ही होगा, ठीक है। सो वो जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं ऑर्गेनेल्स, उसे ही हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आपका इंक्लूड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट आपका आता है गोल्जी एपरेटस, फिर आता है लाइसोसोम्स एंड देन आता है आपका वैक्यूल। याद रखिएगा ये चीज, ये 4 मिलकर आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलता है। क्यों? बिकॉज वो कोऑर्डिनेटेडली फंक्शन करते हैं। कैसे, तो अभी पता चलेगा, ठीक है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सपोज ये न्यूक्लियस है, सपोज देख लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी 2 लेयर होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी 2 लेयर होता है। सो आउटर मेम्ब्रेन से आपका निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमेशा कंटिन्यूअस होता है,
पकड़ लो, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं कहीं राइबोसोम लगा रहता है, जो न्यूक्लियस का पास में होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन का पास में, वहां वाला राइबोसोम में आपका न्यूक्लियस लगा रहता है और राइबोसोम लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइबोसोम का लगने की वजह से देखो रफ स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगे रहा। तो ये ऐसा टाइप का राइबोसोम जहां ऐसा टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां राइबोसोम लग गया उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां कोई राइबोसोम नहीं है उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है राइबोसोम का काम क्या है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ वाला क्या आपका लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन मतलब लिपिड हार्मोन एस्ट्रोजन ये सब का सिंथेसिस में भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर रेटिकुलम का दो कंपार्टमेंट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है ये कंपार्टमेंट ये इसे हम कहते हैं आपका ल्यूमिनल पार्ट, और इसके बाहर का जो सब कंपार्टमेंट होने वाला उसे हम कहते हैं आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। सो देखिए अभी बढ़िया से, so what are endoplasmic reticulum? They are the network of tiny tubules structure scattered in the cytoplasm arises from the outer membrane of the nucleus. ER divides intercellular space into two compartment, luminal part inside ER वाला और extraluminal जो cytoplasm की ओर है। दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ, ऑलरेडी पता है आपको, बता दिया है, ठीक है। क्या काम है देख लो, ये रहा देखो सामने जो है न्यूक्लियस का वहां में आपका रफ रहता है, राइबोसोम रहता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट बियर्स राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। तो राइबोसोम होने का वजह से ये सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं आपका प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रीशन में, ठीक है। एंड दे आर एक्सटेंसिव और ये कंटिन्यूअस रहते हैं क्या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ, और स्मूथ में आपका राइबोसोम एब्सेंट रहता है। सो ये मेजर साइट होता है आपका लिपिड बनाने का या लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन बनाने का, स्मूथ में बनता है, क्लियर है। सो यहां में आपका लिपिड और प्रोटीन बनता है, रफ वाले में आपका प्रोटीन, स्मूथ वाले में लिपिड बन के इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी, ऐसा पैरेलली प्रेजेंट रहते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर को सबसे पहला बार एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, कैमिलो गोल्गी, याद रखिएगा, इन द ईयर 1898, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। सो इट इज डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, हो सकता है ये न्यूक्लियस का इधर में भी हो पर न्यूक्लियस का पास ही रहेगा क्योंकि वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, समझने के लिए मैंने इस तरफ सीक्वेंस में बनाया। देखिए अब दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क सेक, ठीक है, इस तरीके से देखो, तो इससे सेक को हम क्या कहते हैं आपका सिस्टर्नी, कलर चेंज करता हूं, सिस्टर्नी, ठीक है। डायमीटर याद रख लीजिएगा 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, एंड दे आर स्टेक पैरेलल टू ईच अदर, देखो पैरेलल एक से दूसरा में पैरेलल है। नाउ सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज विद कन्वेक्स सीस फेस, ये जो यहां में सपोज पकड़ लो, देखो हाँ ये आपका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बना रहा हूं मैं समझने के लिए। तो यहां में जो रहता है ये कन्वेक्स फेस, इसे हम कहते हैं सीस फेस, ये हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। और एंड इधर की ओर में जो रहेगा उसे हम कहते हैं ट्रांस फेस, क्या ट्रांस, और मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेस। तो होता क्या है देखो, अब बेसिकली थोड़ा बताते हैं बढ़िया से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका प्रोटीन या लिपिड्स बन के आता है इस तरह से निकल के वेसिकल्स का फॉर्म में, और वो वेसिकल्स आपका यहाँ में फ्यूज होगा गोल्जी बॉडीज में, फिर इसके साथ फ्यूज होगा, इसके साथ फ्यूज होगा, ऐसा फ्यूज होते होते यहाँ आ जाएगा। और यहाँ में जब फ्यूजन होते रहते हैं तो यहाँ में पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन चलता है, क्या पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। जैसे लिपिड आया तो ये लिपिड में ग्लूकोज लगा देंगे, तो ऐसा लिपिड को आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिपिड लगा दिया, तो यहाँ पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन में अगर शुगर लगा दिया तो आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड आपका गोल्जी में बनता है, और यहाँ में फिर ये इस तरीके से आपका वेसिकल्स का फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सो कोई भी मटेरियल आपका सेल से बाहर जाने के लिए गोल्जी बॉडी से मॉडिफाई होकर ही जाएगा, तो इसलिए हम इसे मिडिल मैन भी कहते हैं ऑफ दिस सेल, गोल्जी बॉडी का मिडिल मैन ऑफ दिस सेल भी कहते हैं, क्लियर है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पास कौन सा फेस रहता है आपका, कन्वेक्स फेस रहता है, जिसे हम सीस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और टर्मिनस में प्रेजेंट रहता है ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस, जिसका कॉन्केव होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ, देखो कितना सिंपल है, दैट इज सीस फेस, फॉर्मिंग फेस, एंड कॉन्केव जो दूर में रहता है ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। दोनों फेसेस डिफरेंस है बट दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके। सो मैकेनिज्म मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से जाएगा इस चीज, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं। सो ये सीक्रेट करते हैं मटेरियल्स टू द इंटरसेलुलर टारगेट और आउटसाइड ऑफ द सेल, जो भी चाहे लिपिड्स और प्रोटीन बाहर जाना है
तो सपोज ये अगर प्रोटीन है तो इसको अगर बाहर जाना है तो यहाँ में एक एक्स्ट्रा सिग्नल लग जाएगा अमीनो एसिड का, ठीक है, और वो सिग्नल के हिसाब से उसका टारगेट जगह में पहुंचेगा। तो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होगा आपका ये गोल्जी में, और ये वेसिकल्स का फॉर्म में से रिलीज होके सिक्रेटरी वेसिकल्स बन के ये निकल जाएगा, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड एज वेसिकल फ्रॉम द ईआर से जो आया वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, ये सीस फेस के साथ, ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स द क्या, ऐसा आते 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 क्या ट्रांस फेस में मूव आ गया, और यहां से फिर चला जाएगा टारगेट जगह में। दैट इज व्हाई गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में रहता है और कोऑर्डिनेटेडली फंक्शन कर रहा है। देखो वहां से बना तो यहाँ मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो वही बात है, प्रोटीन सिंथेसिस जो हुआ राइबोसोम में ईआर का, वो मॉडिफाइड हो जाता है इन दी सिस्टम ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे आर रिलीज टू ट्रांसफेस, यहाँ से रिलीज होने से पहले इधर मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, ताकि दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स टेक प्लेस इन योर गोल्जी एपरेटस। जब भी प्रोटीन बना हुआ शुगर लग जाएगा, लिपिड्स बन के जो आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहां शुगर लगा देंगे। सो ये यही होता है गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। इसलिए और जाने से पहले यहाँ से गुजरना पड़ता है मॉडिफाई होके, इसलिए इसे मिडिलमैन भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी आपका कुछ नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म बाय द प्रोसेस पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस से जब पैकेजिंग होकर रिलीज होता है तो उसी दौरान ये लाइसोसोम भी बन जाते हैं। नाउ लाइसोसोम के अंदर में बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, बहुत सारा, हर चीज को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेसेस है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए अराउंड 100 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये कुछ को भी तोड़ सकता है। इसलिए इसे हम सुसाइडल बेक कहते हैं बचपन में, क्योंकि ये बर्स्ट आउट हो गया तो सारा यहाँ का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हो जाएगा, और सेल में अगर एसिडिक पीएच रहा तो आपका जो ये एंजाइम्स है काम करके सेल को खत्म कर देगा, सेल मर जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन वही है कि ये एक्टिव रहते हैं हमेशा एसिडिक पीएच में, कम से कम 5 पीएच में ये एक्टिव रहते हैं, एंड दे कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, भी उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। सो वही है। नेक्स्ट आते हैं फिर आपका वैक्यूल में। सो वैक्यूल हमारे बॉडी में बहुत छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है, बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सो दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये वाला मेम्ब्रेन, उससे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या, टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल का काम क्या होता है, तो स्टोरेज की तरह काम करता है। ये वाटर कंटेन करता है, सेप कंटेन करेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंटेन करेगा, और जो भी चीज सेल के लिए यूजफुल नहीं होगा यहाँ स्टोर करके रखेगा वैक्यूल में, ठीक है। एंड इट इज बाउंड बाय सिंबल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, ऑलरेडी बोला। प्लांट सेल में कम से कम ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेल का, इसलिए न्यूक्लियस आपका पेरिफेरी की ओर में रहता है, ठीक है। नाउ इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट facilitate the transport of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole. सपोज ये प्लांट सेल है, सपोज ये इसका वैक्यूल है, तो यहाँ से ये आयन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। कैसे, तो हमें कुछ पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल्स रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ा दूंगा। सो प्रोटॉन पंप होने का वैसे यहाँ में ये अगेंस्ट, यहाँ ऑलरेडी प्रोटॉन्स है, फिर भी यहाँ से ये अंदर की ओर लेकर आता है एटीपी खर्च करके, ठीक है, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर पाए सेल का, वैक्यूल में आ जाता है, ठीक है। इसलिए उनमें मतलब कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। वैक्यूल प्लांट्स के अलावा एमीबा में भी होता है, बट एमीबा में जो वैक्यूल होता है वो कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्टाइल कर देता है कंट्रैक्शन, और उसमें हेल्प क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एमीबा में, ठीक है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जब कंट्रैक्ट करता है तो जो भी एक्सेस मटेरियल वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो एमीबा में वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। प्रोटिस्टा में भी आपका वैक्यूल होता है, वो फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है बैलेट के थ्रू से आके। सो फूड वैक्यूल किसमें है, प्रोटिस्टा में, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका एमीबा में है। नाउ नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, बट इनर मेम्ब्रेन आपका कुछ इस तरह से इनफोल्डिंग मारता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये इस तरह से कुछ इनफोल्डिंग मारता है, समझ लो बस, इस तरह से इनफोल्डिंग मारता है। तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, ये अंदर वाला क्या हो गया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो जगह हो गया ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है लेस परमेबल होता है, ये जो इनफोल्डिंग मारता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं, जो कि आपका सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, और सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, और यहां में आपका प्रेजेंट रहता है F0 F1 पार्टिकल, जिसे एटीपी सिंथेस भी कहते हैं,
जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसका डिटेल्स फिर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, और इसका शेप आपका सिलिंड्रिकल होता है, सॉसेज शेप होता है। ठीक है, और डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ये याद रखना। और इसका नंबर, शेप और साइज वेराई करता है सेल वाइज डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मेरा मसल सेल है, स्केलेटल सेल में मुझे एनर्जी हमेशा चाहिए दौड़ने के लिए, बोलने के लिए, देखो तो ऑब्वियसली स्केलेटल सेल में आपका एटीपी ज्यादा होगा, और जिस सेल में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वहां कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में। ठीक है, और ये तभी विजिबल होगा जब इसको आप स्टेन करोगे। स्टेन करते हैं इसे हम एक डाई से जिसका नाम है जेनस ग्रीन, याद रख लेना। सो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का सारा कहानी, और क्या ही पढ़ना है। और जैसे कि हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ में जो भी आपका फ्लूइड होगा उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम होता है 70, जो कि ऑलरेडी बोला। इसका सर्कुलर डीएनए होगा, कुछ आरएनए भी होगा। ठीक है, कुछ आरएनए भी होगा। तो भाई इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम है, आरएनए, खुद प्रोटीन बना सकता है। तो इसलिए हम इसे, और क्लोरोप्लास्ट में भी ये सब होता है, तो उसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी मतलब अपना आजादी है भाई 50%, फुल्ली नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारा काम के लिए इसे न्यूक्लियस में डिपेंड होना ही पड़ता है सेल का, जो बाप है, डायरेक्टर ऑफ दिस सेल है, ब्रेन ऑफ दिस सेल है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका खुद ये होने का वजह से हम कहते हैं आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, खुद का जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम, आरएनए सब होने का वजह से। ठीक है, और आपका ये मैट्रिक्स में कुछ काफी एंजाइम्स होते हैं मैट्रिक्स में, जो कि क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रेब्स साइकिल के लिए जो एंजाइम चाहिए यही होता है सब कुछ, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जो कि फादर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें ऑल्सो हो गया आई थिंक, और क्या ही बताना है, बाकी वही पढ़ेंगे सब, यहाँ जितना है बता दिया है। सो दे आर क्लियरली विजिबल व्हेन स्टेन जेनस ग्रीन से। नंबर, शेप एंड साइज पर सेल वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सोचे से सिलिंड्रिकल शेप होता है, ये डाटा याद रख लेना। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 8.5, और लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ये डाटा याद रख लेना। सो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इट डिवाइड्स ल्यूमेन इनटू दो एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। इनर वाले कौन क्या होता है? मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट में कुछ इनफोल्डिंग्स होता है, क्रिस्टी बोलते हैं मैट्रिक्स की ओर, सरफेस एरिया बढ़ाता है, और यही क्रिस्टिस में आपका प्रेजेंट रहता है, ये रहा, यही क्रिस्टिस में आपका प्रेजेंट रहता है F0 F1 पार्टिकल, जिसे एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो कि हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में। वहां मैकेनिज्म इसका, यहाँ में नहीं है, तो यहाँ समझाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन एंजाइम, अलग अलग एंजाइम उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, अलग अलग है। ठीक है, मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए होगा, आरएनए मॉलिक्यूल होगा, 70 राइबोसोम होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और काफी कंपोनेंट होता है, इसलिए हम इसे आपका कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और ये डिवाइड भी कर सकता है बाय फिशन। ठीक है, ग्रो करेगा, लाइसे पिंच ऑफ होकर दो माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाएंगे ये। ठीक है, फिशन से डिवाइड कर सकता है ये। सो फंक्शन, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, प्लस ये एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। खत्म, और क्या ही बताएं, और आपको कुछ पॉइंट्स है क्या? लेट मी चेक। ओके, आई थिंक कुछ पॉइंट्स तो छूटना नहीं चाहिए। कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, ओके, एक चीज याद रख लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं है, कि लाइसोसोम्स को हम, डिटेल्स नीचे यही रहेगी, लाइसोसोम्स को हम, क्वेश्चन अगर बाई चांस नहीं पूछते हैं फिर भी बता रहे, लाइसोसोम्स को हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक लिख लेना, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं हम किसको? लाइसोसोम्स को। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटी में वो काम करता है और अलग अलग फॉर्म दिखाता है। जैसे उसका प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होता है, फिर आपका हेटेरोफेगोसोम बनेगा, रेसिडुअल बॉडी से नाटोफेगोसोम्स, मैकेनिज्म इसका नीचे अभी। ठीक है, बस याद रख लेना पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल कौन है, तो लाइसोसोम, ध्यान रख लेना बस। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड, जो कि कहाँ मिलेगा आपका? प्लांट्स, सारा का सारा प्लांट सेल इन यूग्लिनोइड्स में मिलता है। यूग्लिनोइड्स क्या है? बायोलॉजिकल का स्पीच में पढ़ा है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है, लाइट नहीं है तो खाना नहीं बनाता है, और लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाता है मतलब इसके पास पिगमेंट होगा। ठीक है, पिगमेंट्स कंटेंट होता है। ठीक है,
सो प्लास्टिड्स आर नथिंग बट बॉडीज दैट कंटेन पिगमेंट्स। सो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड कुछ कलरलेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में फर्दर 3 टाइप आ जाते हैं आपका, जैसे कि एमाइलोप्लास्ट, सेलेब्री एमाइलेस स्टार्च। तो यहाँ क्या स्टोर करता है, ये स्टार्च स्टोर करता है, क्योंकि ये कलरलेस है तो इसका काम क्या होगा, स्टोरेज का काम होगा ल्यूकोप्लास्ट का। इलायोप्लास्ट देखो, ऑयल की तरह आ रहा है बदबू यहाँ से सेंड नाम में, ठीक है, इलाई ऑयल, ठीक है। सो यहाँ याद रख लेना, ये ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है, क्योंकि भाई ये कलरलेस है, कलरलेस प्लास्टिड है। और एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट। सो एल्यूरोप्लास्ट क्या है, एल्यूरोन एक प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है। सो याद रख लेना, एल्यूरोन से याद रख लेना, ये प्रोटीन स्टोर करता है ये वाला प्लास्टिड, ये ऐसा प्रकार का लिपोसाइट। एंड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड क्रोमोप्लास्ट अलग अलग पिगमेंट स्टोर करते हैं। चलिए देखते हैं। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, कैसा टाइप का पिगमेंट है, 3 टाइप का होता है, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको, ठीक है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली क्लोरोफिल कंटेन करेगा एंड केराटिनोइड्स पिगमेंट। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाते हैं बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि हम फोटोसिंथेसिस प्लांट में पढ़ा चुका है, जाके देखिए। क्रोमोप्लास्ट ये फैट सोल्यूबल केराटिनोइड्स पिगमेंट जैसे केरोटिन, ज़ैंथोफिल कंटेन करते हैं। किसमें क्या कंटेन होगा ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंस होता है येलो कलर और रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, तो इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करेगा। एमाइलोप्लास्ट सेलेब्री एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, तो इसे याद रख लेना, स्टार्च स्टोर करता है स्टार्च को। इलायोप्लास्ट ऑयल आ रहा है तो ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। आई होप ये क्लियर होगा। और क्लोरोफिल को अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, आई डोंट नो, ओके, करते चलो बस अपना काम, जो होगा देखा जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में क्लोरोप्लास्ट में। सो भाई क्लोरोप्लास्ट भी आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही रहता है, और इनर लेयर जो होता है वो लेस परमेबल होता है। इस तरह से देखो, आप एक बार यही समझा देता हूँ आपको, देखो, ठीक है। और इनर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है, तो यहाँ में जो इनर होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, क्या, स्ट्रोमा। और यहाँ में आपका कुछ ऐसा फ्लैटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा सिक्के की तरह, इसे हम कहते हैं आपका थाइलाकोइड, क्या, थाइलाकोइड। और ये थाइलाकोइड जब सिक्के की तरह आपस में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, फिगर दिखा दूंगा, जब एक पाइलअप हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेनम सिंगुलर। तो ऐसा ग्रेनम बहुत होते हैं, और ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए रहते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, जो कि स्ट्रोमा से पास होता है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिनी, क्या, स्ट्रोमा से पास हो रहे थे स्ट्रोमा लेमिनी। ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, ठीक है। और थाइलाकोइड का ये जो है एक थाइलाकोइड का ल्यूमेन, उसे हम थाइलाकोइड ल्यूमेन कहते हैं। और ये थाइलाकोइड आपका पिगमेंट्स कंटेन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। और स्ट्रोमा में आपका एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, C3 और C4 साइकिल सबके लिए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी आपका वेराई कर सकता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही होगा, किसी किसी में आपका एक सेल में 20 से 40 भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, ठीक है। सो दे आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कहाँ मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स में मिलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, यहाँ में क्लोरोफिल होता है थाइलाकोइड में। तो इसका शेप अलग अलग हो सकता है, बस ध्यान दे दो किसमें क्या है वो ध्यान नहीं देना है पर्टिकुलरली, ठीक है। इसका लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना है। इसका नंबर वेराई कर सकता है, जैसे क्लेमिडोमोनास में एक ही होता है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन एल्गी में हर सेल में, और वहीं मेसोफिल सेल में आपका 20 से 40 हो सकता है। देखो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, वेराई कर सकता है, ठीक है। सो देखो ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। फिर ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं, देखो थाइलाकोइड इंडिविजुअल को ये जब पाइलअप हो जाता है तो आप उसे कहते हैं ग्रेना, और ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड है, देखो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से आपके तो स्ट्रोमा लेमिनी। तो कितना सिंपल है। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमेबल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, अंदर वाले को सारा पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हो। एंड इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक ये वाला, इसे आप क्या बोलते हैं थाइलाकोइड। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड, अंदर में जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं ल्यूमेन।
एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। थाइलेकोइड में प्रेजेंट होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाएगा। डिटेल्स में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा के रखा हुआ है, जाके देख सकते हो। ठीक है, सो थाइलेकोइड्स जब अरेंज हो जाते हैं इन स्टैक, उसे आप ग्रेना या ग्रेनम सिंगुलर या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड कहोगे, इस तरीके से जब वो आपस में पाइल अप हो जाएगा तो। ठीक है, एंड देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिनी, जो कि थाइलेकोइड को कनेक्ट करता है डिफरेंट ग्रेना का। ये ग्रेना हो गया, ये ग्रेना हो गया, उसको कनेक्ट करेगा। और यहां में भी जैसे आपको पता है स्ट्रोमा जो होगा कंटेन करेगा आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम कौन सा 70S टाइप, एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए हम इसे भी आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। यहाँ राइबोसोम जो होगा 70S होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो होता है वो कौन होता है 80S होता है, याद रखिएगा। सो हो गया भाई, प्लास्टिड भी हो गया, सारा टाइप्स हो गया। और कुछ है क्या? राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको साइंटिस्ट साहब ने हमारा डिस्कवर किया था जॉर्ज चाचा ने। ठीक है, मेरा रूममेट का नाम भी है जॉर्ज रोमान। तो जॉर्ज चाचा जो है एक ही लगते हैं क्या दिखने में? भूल गया, कल दिखाऊंगा उनको। ठीक है, कि अपने पूर्वजों को पहचानिए आप। तो जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसे पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने ट्रिक ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे दिया था, RBCN, राइबोसोम बेसल बॉडी सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो राइबोसोम आपका आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का भी 3 प्रकार होता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA। बाद में सब पढ़ोगे डिटेल्स में अगला चैप्टर में, जेनेटिक्स में। ठीक है, तो इसमें से राइबोसोमल आरएनए रेस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम के लिए। उसके अलावा प्रोटीन्स होता है, मोर देन 100 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है इसमें, मोर देन 80 प्रोटीन्स राइबोसोम बनने में। ठीक है, ये याद रख लेना, जॉर्ज पैलेट से आपका 1953 में ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सो आपको पता है राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक छोटा बड़ा। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है 80S प्रेजेंट रहता है, जो कि 2 सब यूनिट ऑर्डोट्स इवन से मिलकर बना है 60 एंड 40। और 40 वाले भी देखो अलग अलग आरएनए और 30 प्रोटीन डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना है। 60 वाला सब यूनिट भी आपका अलग अलग आरएनए एंड 45 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना है। सो ये वाला आरएनए का पार्ट कौन सा आरएनए से मिलकर बना है सब यूनिट, ये टेंशन नहीं लेना, ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तब जाके दोनों कंबाइन होकर राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम ऑलरेडी एस क्या है ऑलरेडी बता के रखा हुआ है पहले ही। ठीक है, नाम आते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, आवाज बैठ जाता है यार। साइटोस्केलेटन, साइटो सेल है ये, साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म का स्केलेटन, हम उसे कहते हैं दैट इज साइटोस्केलेटन, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा सा बस, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, याद रख लेना इंटरमीडिएट फिलामेंट, बस थोड़ा सा, बुक में नहीं दिया मैं बताता रहा। माइक्रोट्यूब्यूल ये एक्टिन से मिलकर बनता है, एक्टिन प्रोटीन, जिसके बारे में मसल कॉन्ट्रेक्शन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वीडियो बना के रखा है, चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल आपका 2 प्रोटीन से बनता है, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्या? अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। तो ये बेसिकली अल्फा बीटा ट्यूबुलिन क्या करता है, आपस में पॉलीमराइज होते हैं, जैसे ये अल्फा, फिर ये बीटा ट्यूबुलिन, फिर ये अल्फा ट्यूबुलिन, फिर ये बीटा ट्यूबुलिन, ये अल्फा ट्यूबुलिन, ये बीटा ट्यूबुलिन, इस तरीके से। और इसे हम बोलते हैं एक सिंगल प्रोटोफिलामेंट। क्या? सिंगल प्रोटोफिलामेंट। और इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दोनों का बीच का रेंज होता है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा बेसिक जान लो बस कौन से क्या से बना हुआ है। तो साइटोस्केलेटन ये 3 टाइप का होता है, माइक्रो फिलामेंट जो कि एक्टिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूब्यूल अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से बनते हैं, जो आपस में पॉलीमराइज होकर प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। काम क्या करते हैं? ऑब्वियसली क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सेल को, मोटिलिटी में हेल्प करेंगे कि ये एक ऑर्गेनेल सपोज यहाँ में है, तो साइटोस्केलेटन का मदद से, ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर का मदद से यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल में हेल्प करता है। जैसे मेरे बॉडी में स्केलेटन है, शेप मेंटेन कर रहा है, तो सेल का भी सेल्फ मेंटेनेंस में ये साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
इंपॉर्टेंट नहीं, समझने वाला पार्ट जो मैक्सिमम लोग दिक्कत हो जाता है कि वो है आपका सिलिया एंड फ्लैजिला। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटीन्स का नाम कुछ बता दूंगा, ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। तो सिलिया एंड फ्लैजिला आपको हमको पता है कि हेयर लाइक आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन का। सिलिया जो होते हैं ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, जबकि फ्लैजिला हमने देखा ऑलरेडी लॉन्गर होता है। फ्लैजिला पर्टिकुलरली आपका सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट सिलिया जैसे पैरामेसियम में भी सिलिया इस तरीके से प्रेजेंट होता है छोटा छोटा, तो सिलिया क्या करता है, सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करता है और सेल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये इट वर्क लाइक ओर्स causes the movement of the cell and the surrounding fluid और surrounding fluid, ठीक है। सो एग्जाम में पूछा कि सेल मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली, और सिलिया फ्लैजिला दोनों अलग अलग ऑप्शन है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लैजिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। एंड फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स आर स्ट्रक्चरल डिफरेंट। हाँ ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स का जो है वो फ्लैजिलियन प्रोटीन से मिलकर बनता है, और यूकैरियोटिक्स का जो आपका फ्लैजिला होता है वो आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से, जो कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और सिलिया एंड फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम होता है एकदम, ठीक है, एकदम सेम होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा डिटेल्स में बता दूंगा बुक से, ठीक है, ताकि कोई इश्यू ना रहे। देखो तो सिलिया, पहला बात तो सिलिया चाहे या फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसका कोर को हम बोलते हैं एक्सोनिम, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली रन होते हैं एक्सिस में। तो देखो कहना क्या चाहता है, ठीक है। सो पहला बात तो इनका ऐसा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फिर इनका सेंटर में दो रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम सेंट्रल रिंग कहते हैं, C1 C2, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेंटर में तो ये सीट से कवर होगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सीट, ठीक है, ये सिंगल सिंगल है। और पेरीफेरी में आपका नो टू रिंग प्रेजेंट होगा, वो भी डबलेट, एक बड़ा ऐसा और एक छोटा, यहां से इस तरीके से। इसे बड़े वाले को ए रिंग कहते हैं, छोटे वाले को बी रिंग। फिर इस तरीके से बड़ा और इस तरीके से छोटा वाला ए एंड बी। अब ये रिंग बना कैसे, देखो ए वाला रिंग आपका 13 प्रोटोफिलामेंट से बनता है और बी वाला 11 प्रोटोफिलामेंट। तो इसी को अब मैं बाहर निकल के समझाता हूं। देखो इस प्रोटोफिलामेंट क्या था आपका, अल्फा बीटा, समझ रहे हो। तो ऐसा ये लोग कितना प्रोटोफिलामेंट, ए रिंग बनता है 13 प्रोटोफिलामेंट से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस तरीके से पैरेलली इस तरीके से रन हो रहा है। देखो अंदर में ऐसा हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा देखोगे तो रन हो रहा है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो है लॉन्ग एक्सिस में वही लिखा हुआ है, इट रन्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से कितना प्रोटोफिलामेंट से, 13 प्रोटोफिलामेंट से बड़ा वाला रिंग बनता है इस तरीके से। और यहाँ क्या अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, इसलिए मैंने प्रोटोफिलामेंट का कंसेप्ट पहले ही क्लियर किया। और छोटा वाला रिंग जो होता है 11 प्रोटोफिलामेंट से बनता है, ये ध्यान रखना। और सेंट्रल वाला भी 13 प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। सो यही बात बताना है, बात बाकी तो मैं फिगर से भी बता दूंगा, ड्रॉ करके टाइम वेस्ट क्यों करे फिर, ठीक है। सो बाकी मैं फिगर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यही दो चीजें यहाँ समझाना था। सो नाउ दिस आर, ठीक है, ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहता है। नाउ दिस आर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं बाय ए प्रोटीन नोन एज आपका योर नेक्सिन प्रोटीन, याद रख लेना, क्या नेक्सिन प्रोटीन। ये दो डबलेट रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है नेक्सिन प्रोटीन से, नेक्सिन, ठीक है। और ये बी वाला रिंग ए वाले के साथ भी यहाँ में भी एक प्रोटीन हेल्प करता है इनका अटैचमेंट में, उसे हम कहते हैं आपका टेक्टिन प्रोटीन। क्या टेक्टिन, याद रख लेना, टेक्टिन प्रोटीन, चलो नाम याद रख लेना, टेक्टिन प्रोटीन कहते हैं उसे। तो डबलेट रिंग को कनेक्ट करेगा नेक्सिन प्रोटीन, और डबलेट वाले में ए रिंग को बी रिंग अटैचमेंट करने में एक प्रोटीन हेल्प करता है टेक्टिन प्रोटीन। इतना ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो बस हो गया, बस और ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। सो सिलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट को हम हमेशा 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9 जो आपका पेरीफेरी में रहेगा, पेरीफेरी में, और ये डबलेट होते हैं, क्या डबलेट, और दो सेंटर में होता है, ये सिंगलेट होते हैं। देखो दो सेंटर में 13 प्रोटोफिलामेंट का बना हुआ है, सिंगलेट है। इसको ढक के रखा है एक कवर, जिसे आप सेंटर को सेंट्रल सीट, ठीक है। और पेरीफेरी में देखो डबलेट रिंग प्रेजेंट है, क्लियर है। रब कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। पेरीफेरी में आपका प्रेजेंट है, देखो, ठीक है। तो देखो तो पेरीफेरी वाला सेंटर के साथ कैसे कनेक्ट होगा, सो वहां में कुछ रेडियल स्पोक्स निकलते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक, तो बड़ा वाला रिंग से निकलता है, ये वाला रिंग से। तो नो डबलेट बड़ा वाला रिंग है, तो कितना रेडियल स्पोक होगा, 9 होगा।
तो वो सेंटर के साथ मिलकर अटैचमेंट होता है, काम होता है, ठीक है। सो यही है आपका स्ट्रक्चर ऑफ योर that is cilia and flagella. So axoneme has 9 pair of doublets of readily arranged peripheral microtubule, पेरिफेरी में अरेंज है ये 9 डबलेट वाला, एंड सेंट्रल में आपका सिंगल अरेंज है, इसलिए हम इसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। आई होप बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। टेक्टिन नेक्सिन प्रोटीन को ध्यान रख लेना। द सेंट्रल ट्यूबुल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, ये आपस में भी कनेक्टेड, सेंट्रल वाले भी, एंड आर एनक्लोज बाय ए सेंट्रल शीट, सेंटर में तो सेंट्रल शीट से एनक्लोज होगा। It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet, एक ट्यूबुल पेरिफेरल के साथ कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, तो रेडियल 9 होगा। एंड द पेरिफेरल डबलेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, जिसे हम नेक्सिन प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड सिलियम एंड फ्लैजिला अराइज होगा कहां से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, ऑलरेडी हमने देखा था बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट फ्लैजिला का। तो बेसल बॉडी आपका क्या होता है, सेंट्रियोल बनता है। नाउ व्हाट इज सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। आई होप ये स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला क्लियर है, 9+2 अरेंजमेंट, फिगर भी क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। क्या है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल? तो हमारे सेल में 2 सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सिंपल इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरीके से 2 सेंट्रियोल होता है। एक सेंट्रियोल ऐसा होगा तो दूसरा सेंट्रियोल इसका इस तरीके से अरेंज रहता है, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, मतलब परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 2 सेंट्रियोल हो गया। इस सेंट्रियोल के बीच में काफी मटेरियल्स होता है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल हम कहते हैं, कुछ होगा ना, काफी सारा फ्लूइड है इन दिस। तो सेंट्रियोल प्लस दिस एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं आपका सेंट्रोजोम। क्या? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम में क्या आता है, सेंट्रियोल प्लस आपका पेरीन्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। नाउ सेंट्रियोल जो है, ये भी आपका सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है, इसका अरेंजमेंट देखा जाए तो इसका 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्या? 9+0 अरेंजमेंट, मतलब कि यहां मैं बना दे रहा हूं मैं कि इसका सेंटर में एक प्रोटीन का हब होता है, और आपका पेरीफेरी में 9 तो है, और ये 9 जो होता है ट्रिपलेट होता है। क्या? ट्रिपलेट। इस तरीके से देखो, 1 2 3, ठीक है। समझने के लिए अच्छे से बना रहा हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, समझने के लिए गाइस, ठीक है। ये चिपक के रहेंगे, बस समझो। 3 1 2 3, 9 बना कि नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 पकड़ लो भाई। कहने का मतलब है कि 9 आपस में से ट्रिपलेट होता है, और ये आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। समझ लो, बस डिटेल स्ट्रक्चर है नहीं बुक में, बस समझने के लिए बता रहा हूं। और वहां से आपका अराइज हो जाता है, यहां से आपका अराइज हो जाएगा ये, सॉरी, सेंट्रल स्पोक जो होगा इसको मैं यहां बनाना पड़ेगा मुझे, सेंटर में होगा ना ये सेंट्रल हब है, प्रोटीन हब, ठीक है। सो ये यहां से इसके साथ कनेक्ट होंगे विद हेल्प ऑफ वही 9 रेडियल स्पोक, ऐसा अराइज हुआ। सो कहीं ना कहीं ये कार्टविल लाइक पुराना भैंसा गाड़ी का चक्का की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। तो इनका अरेंजमेंट होता है 9+0 का, डेट इज 9, पेरीफेरी में ट्रिपलेट होता है रिंग, ठीक है, एंड सेंट्रल में एक बस प्रोटीनस हब होता है। सो वही देखो, द सेंट्रियल लाई परपेंडिकुलर टू वाटर सेंट्रोजोम। देखो, सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग क्या, 2 नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, देखो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स, एंड दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर, सेंट्रियोल का पेरीफेरी में जो भी है मटेरियल्स, तो इन दोनों को मिलाकर हम सेंट्रोजोम कहते हैं। And the centriole lie perpendicular to each other and they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrillum tubulin protein से ही बनता है। And each जो पेरीफेरी में होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या? ट्रिपलेट। And adjacent triplet are also linked, देखो adjacent triplet भी आपका लिंक होता है, यार जो दिखाया मैंने, और ये सेंट्रल हब के साथ लिंक होता है विद हेल्प ऑफ वही रेडियल स्पोक्स जो विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि 9 ही होंगे। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनस एंड इज कॉल्ड हब, which is connected with the tubule with the help of peripheral triplet से स्पोक निकलेगा, रेडियल स्पोक, ठीक है। सो द सेंट्रियोल, यही सेंट्रियोल आपका बेसल बॉडी बनाता है सिलियर फ्लैजिला का। प्लस सेल डिवीजन के दौरान ये सपोज अगर क्रोमोसोम है, नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दूंगा इसको, तो सेंट्रियोल से आपका निकल के आता है आपका क्या, स्पिंडल फाइबर, जो कि सेल क्रोमोसोम को सेपरेट कर देगा। सो स्पिंडल फाइबर को गिव राइज करता है सेंट्रियोल, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल में। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, ठीक है, याद रखना।
सो यही है भाई सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का बात। स्ट्रक्चर भी समझा दिया, आई थिंक समझ में आया होगा 9+0 अरेंजमेंट। कोई भी डाउट हो तो बताना, मैं सेपरेटली उसका एक वीडियो बना दूंगा। नाउ लास्ट आई थिंक ये न्यूक्लियस ही है। सो न्यूक्लियस तैयार यहाँ से ड्रॉ करके बढ़िया से बना देता हूँ। देखो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ। डबल मेम्ब्रेन का होता है इस तरीके से, समझो बस। अभी डबल मेम्ब्रेन का होता है, और इनके बीच में ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 to 50 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और ये दो मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं इस तरीके से, इसलिए मैंने ऐसा करके बना दिया। फ्यूज होने से क्या हो गया, बीच में गैप बन गया है। देखो तो इस देखो इस डायग्राम में यही समझा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिससे आपका यहाँ से आपका आरएनए प्रोटीन अंदर और बाहर की ओर मूवमेंट हो सकता है। ये पोर्शन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और यहाँ में आपका प्रेजेंट रहेगा क्या, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियस के अंदर में, एंड राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए फॉर्मेशन, और आरएनए अल्टीमेटली क्या बनेगा, आपका राइबोसोम बनाता है ना, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। सो जो सेल में आपका प्रोटीन सिंथेसिस का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस सेल में आपका न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये बड़ा होगा, तो इसका भी नंबर साइज वेरी करता है, ठीक है। और क्या ही बोलूं, हो गया बस। आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो सो न्यूक्लियस, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम पहले बोला, NRA ब्राउन में, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में, याद रखना, ठीक है। और न्यूक्लियस का अंदर में भी आपका जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है, क्रोमाटिन, वो देखा था आपका फ्लेमिंग साहब ने, बाय स्टेनिंग विद बेसिक डाई। तो क्रोमाटिन क्या है बेसिकली, देखो सो नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी मेमल का, और सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट, उसमें एब्सेंट होता है, लैक करते हैं न्यूक्लियस। ऑलरेडी हम जानते हैं, एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है। तो देखो क्रोमाटिन क्या, थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। देखो इसमें चलते नेक्स्ट, तब और बढ़िया होगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है, एक सेल डिवाइड करने से पहले सेल डिवीजन का 2 स्टेज होता है, इंटरफेस एंड एनफेस। इंटरफेस में वो प्रिपेयर होता है, डिवाइड नहीं होता। सो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, डीएनए, ये रहा, देखो ये कुछ प्रोटीन के साथ मिलता है। ये प्रोटीन आपका, इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि बेसिक अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ला याद रख लेना, कौन सा अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन मिलकर क्या बनाता है, हिस्टोन प्रोटीनेज। तो इसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और सिंस ये बेसिक अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, और ये डीएनए इस प्रोटीन के ऊपर में पूरा फोल्डिंग करेगा, और फर्दर फोल्ड करेगा, अगेन इट विल फोल्ड अगेन फर्दर, एंड अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम बन जाता है फोल्डिंग करते करते। सेल डिवीजन होता है इस समय में, ठीक है। अंदर में डीएनए है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अलावा काफी कुछ आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इस तरह से डीएनए का पैकेजिंग होता है। क्यों ऐसा इतना कंडेंस और पैकेजिंग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सेल, सपोज ये डॉट तो आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट, पर एक सेल जो आपको दिखाई नहीं देता ना, उस सेल का भी न्यूक्लियस के अंदर में 2.2 मीटर का डीएनए होता है। देखो कम से कम इतना लंबा डीएनए, इतना लंबा डीएनए, एक सेल जो हमको दिखाई नहीं देता वहां में फिट होता है। कैसे, तो 46 क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है, 46 क्रोमोसोम की फॉर्म में पूरा पैकेजिंग हो गया इस तरीके से। ये तो बस एक बेसिक्स बता दी मैंने, इसके बारे में डिटेल्स में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि डबल लेयर रहता है, आउटर न्यूक्लियर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर में जो मैट्रिक्स होगा उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्रोमाटिन, अंदर में क्रोमाटिन रहेगा एंड न्यूक्लियोलस। इंटरफेस का बात कर रहा है, डिवीजन के समय ये क्रोमाटिन आपका कोलिंग करते करते नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्रोमोसोम बना लेता है। तो देखो ऑलरेडी बता दिया मैंने, न्यूक्लियर एनवेलप ये डबल मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में स्पेस होता है 10 to 50 मीटर नैनोमीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ऑलरेडी बताया, जो कि बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में यही लेयर बैरियर बनाता है। बट भाई आने जाने का तो रास्ता भी चाहिए ना, तो उस रास्ते को हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। कैसे बनता है वो,
सो न्यूक्लियर एनवेलोप हैज माइन्यूट पोर, कैसे बना? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होकर बना। ऊपर में देखो देखा है ना, ये देखो दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होकर बना, ठीक है। सो एक बार डायग्राम समझ जाने से ये जी हो जाता है। और ये बनता है आपका पैसेज आरएनए और प्रोटीन के लिए बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और हमको पता है ऑलरेडी आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये न्यूक्लियस का, ये किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस रहता है। किस में राइबोसोम भी होता है जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंड नाउ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कुछ नहीं न्यूक्लियर प्रोटीन है। न्यूक्लियर मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए, एंड प्रोटीन मतलब क्या? हिस्टोन प्रोटीन, उसके साथ पैकिंग करेगा। और फर्दर पैकिंग करते करते कुछ नॉन हिस्टोन, और हिस्टोन प्रोटीन क्या है? बेसिकली ये बेसिक प्रोटीन है। कौन सा अमीनो एसिड से बना हुआ है? तो लाइसिन एंड अर्जिनिन, ला याद रख लेना। एच से क्या है? हिस्टोन बना रहा है। एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन आरएनए भी होता है। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस, पूरा पैकेजिंग होगा और कंडेंस होकर अल्टीमेटली क्या बना लेगा? क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो सकता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज होता है न्यूक्लियस के अंदर में, जो मेनली क्या होता है आपका? आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए, दैट मींस राइबोसोम बनाएगा, ठीक है। सो इट इज दिस साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, और राइबोसोमल आरएनए से आपका अल्टीमेटली राइबोसोम ही बनेगा। तो जिस सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का डिमांड ज्यादा होगा वहां न्यूक्लियस वेरी कर सकता है, ठीक है। सो ए ह्यूमन सेल देखो बता दिया है 2 मीटर का डीएनए होता है, 2.2 मीटर का होता है बेसिकली, ठीक है। 12 में मिलेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक सेल में इतना बड़ा डीएनए? तो 46 क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए होता है, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो क्रोमोसोम ये कंडेंस होते रहते हैं, तो उनके बीच में एक ऐसा कंस्ट्रिक्शन बन जाता है बीच में, और इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या? सेंट्रोमियर, सेंटर में है तो, ठीक है। और इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड एक प्रोटीन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लग जाता है, उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या? काइनेटोकोर। और जब स्पिंडल फाइबर इसे सेपरेट करना है ना, तो ये काइनेटोकोर में आकर लगता है इस तरीके से, ठीक है। सो इच क्रोमोसोम हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क से प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ दिस योर सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, इसके पोजीशन का बेस में क्रोमोसोम आपका 4 टाइप्स का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो, इंटेलोसेंट्रिक। बहुत सिंपल है, देखो अगर सेंट्रोमियर आपका बीच में है और दोनों क्रोमोसोम का आर्म, इसे हम पी आर्म कहते हैं, इसे क्यू आर्म कहते हैं। और अगर दोनों क्रोमोसोम का आर्म अगर आपका इक्वली डिवाइडेड है, कोई इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो ऐसा क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, दैट इज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, ठीक है। नाउ अगर ये देखो, ये वाला देखो, अगर ये आपका नियम से सेंटर ये होगा ना, अगर ये रहा, अगर ये सेंट्रोमियर तो एक और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, एक और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो आप देखो ऑटोमेटिकली एक तरफ क्रोमोसोम का आर्म छोटा हो गया और एक तरफ देखो बड़ा हो जाएगा। अगर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर ऊपर गया तो ऐसा क्रोमोसोम को हम कहते हैं आपका सब मेटासेंट्रिक। जैसे ये भी देखो, एक तरफ ज्यादा चला गया तो एक छोटा आर्म हो गया और एक बड़ा आर्म हो गया, तो ऐसा को ये दोनों को हम क्या बात बोलेंगे आपका, ऐसा वाले को सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। देखो सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, और पूरा टर्मिनल पोजीशन में चला गया, जिसकी वजह से काफी छोटा एक आर्म हो गया और एक काफी बड़ा आर्म हो गया, काफी छोटा, ठीक है। So when centromere is very close to its one end forming one very short and one very long, तो ऐसा वाले क्रोमोसोम को आप क्या टाइप बोलते हो? एक्रोसेंट्रिक। और टेलोसेंट्रिक दिया ही नहीं है बुक में। टेलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर एकदम टर्मिनल में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही तरफ आर्म रहता है इस तरीके से, ठीक है। टर्मिनल सेंट्रोमेयर एक ही तरफ, दूसरा तरफ नो आर्म, तो ऐसा वाले क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हो? टेलोसेंट्रिक बोलते हो, ठीक है। सो इसका भी एक नाम होता है यार, शेप का बेसिस में कहा जाए तो काफी बार इंटरेस्ट है, पूछता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, याद रख लेना, ठीक है, कि क्या होता है। मैं बस लिखा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। VJLY था, लेट मी चेक, ओके। कुछ छोटा तो नहीं है, मे भी नहीं छोटा हुआ है। सो मेटासेंट्रिक को हम V शेप क्रोमोसोम कहते हैं, इसको L शेप, सब मेटासेंट्रिक को और एक्रोसेंट्रिक को J शेप और टेलोसेंट्रिक को I शेप कहते हैं, ठीक है। तो
दुल्हनिया ले जाएंगे, VLJI, DDLJ, ठीक है, यहाँ VLJ होगा, DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बोलते हैं ना, तो अब DDLJ नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, भी, ठीक है, VLJ बोलोगे आप, LJI, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंशियली आपको तो याद रह जाएगा। मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में है, सब मेटासेंट्रिक मतलब एक तरफ ज्यादा चला गया तो एक थोड़ा छोटा और एक बड़ा, और थोड़ा ज्यादा सेंट्रोमर चला गया तो काफी छोटा एक तरफ आम और एक तरफ बड़ा है, तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल में पहुंच गया जहां एक तरफ बड़ा आम और एक तरफ कोई हम ही नहीं है, तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और काफी बार क्रोमोसोम में आपका, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नहीं वाला, काफी बार टर्मिनल पोजीशन में आपका एक ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को आप बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, जो कि नॉन स्टेनिंग होता है, स्टेन नहीं होता है वो, ठीक है। तो सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन में, उससे वाले को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये हर क्रोमोसोम में नहीं होता, कोई कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही होता है, ठीक है। हो गया, और क्या है, आई थिंक चैप्टर इज डन। माइक्रोबॉडीज, देखो माइक्रोबॉडीज क्या है, नाम ही है माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा। नोट डाउन करना इसका टाइप्स, ठीक है, बस टाइप्स नोट डाउन करना। माइक्रोबॉडीज इंक्लूड्स योर पेरोक्सिजम, पेरोक्सिजम याद रखना, ठीक है, पेरोक्सिजम, और ये पेरोक्सिजम में एक एंजाइम होता है कटालेस एंजाइम, क्या, कटालेस, ये नोट डाउन कर लो, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है, इंटू H2O प्लस ऑक्सीजन में ये कटालेस एंजाइम हेल्प करता है, जब किस में होता है, पेरोक्सिजम में होता है, ठीक है। प्लस ये पेरोक्सिजम आपका फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, C3 प्लांट में, याद रख लेना, फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है, तो जाके मेरा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर देख लो, समझ में आ जाएगा, C3 प्लांट में, along with your क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो पेरोक्सिजम यही है, ध्यान दे देना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का माइक्रोबॉडीज जो हो गया, नेक्स्ट टाइप का जो बी टाइप का माइक्रोबॉडीज हो गया, जो बताऊंगा अभी, नोट डाउन करना, वो है ग्लाइक्सिजम, क्या, ग्लाइऑक्सीजम, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम का माइक्रोबॉडीज, ये सिर्फ प्लांट में होता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये जर्मिनेटिंग सीड में, ये सीड में, जर्मिनेटिंग सीड में ये क्या करता है आपका, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलाता है, रेगुलेट करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मतलब क्या, आपका जर्मिनेटिंग सीड में जो स्टोर फूड होगा ना, उसको ये कन्वर्ट करवा देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करवाता है ये ग्लाइऑक्सीजम, इसलिए जर्मिनेटिंग सीड में होता है, सिर्फ प्लांट में होगा ये, क्लियर है। एंड थर्ड टाइप का जो आपका माइक्रोबॉडीज है, वो नोट डाउन कर लेना बस, ये होगा आपका स्फेरियोरोजोम, ठीक है, ये भी सिर्फ प्लांट में दिखाई देगा, और ये प्लांट में आपका स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट्स में हेल्प करता है ये। और ये स्फेरोसोम कभी कभी प्लांट में लाइसोसोमल एक्टिविटी भी दिखाता है, क्योंकि प्लांट में तो लाइसोसोम है नहीं, क्योंकि इसके पास, स्फेरोसोम के पास क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप दिस चैप्टर इज ओवर, ये प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है, जब पूरा चैप्टर देख लियो तो ये वैसे भी समझ जाओगे, और ये लास्ट है आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, चैप्टर देख लिए तो ये तो वैसे ही समझ जाओगे। सो ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, यहाँ तक देखे हो तो आई थिंक चैप्टर पर समझ में आया होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सारा लिखवाया, ठीक है। और सिंस नीट का काफ़ी करीब है नीट, इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है, इसका बाद डिटेल्स में हर चैप्टर होगा आफ्टर नीट, ठीक है, समय बहुत ज़्यादा होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अच्छा लगा या कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना, कोई क्वेरी हो तो भी बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ठीक है।